तो आप लोगों को कैसे भरोसा दिलाएंगे कि अंबर फाउंडेशन उस तरीके का कोई ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने वाला कोई फाउंडेशन नहीं है? ये एक्चुअली जो आप पैसा दे रहे हैं वो जमीन पर उतर रहा है। 10 लाख लोगों तक आप स्किल ट्रेनिंग पहुंचाएंगे? कोशिश हमारी और है वो भी कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की टेक्नोलॉजीज के साथ। बिल्कुल पूरी कोशिश रहेगी हमारी। मैंने डोनेशन कभी सोचा नहीं कि हमारी जो मछली की आंख है वो हमारे लोग हैं। नमस्कार दोस्तों, मशहूर शायर विनोद सचान ने क्या खूब कहा है, अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए किए तो क्या किए, 4 पल की जिंदगी सबके लिए कुछ ना किए तो फिर क्यों जिए। दोस्तों, वैसे तो हम अक्सर समाचार में मीडिया के थ्रू अत्याचार की, अन्याय की, खुद के लिए किए गए लालच और भोग की कितनी ही कहानियां आए दिन सुनते रहते हैं। कितनी नेगेटिविटी से जीवन भर जाता है ऐसी बातें सुनकर। पर इसी दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दूसरों के लिए जी भी रहे हैं और उनके लिए कुछ कर भी रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए जो उनके परिवार के हिस्से तो नहीं है पर फिर भी उन्हें अपने लगते हैं। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना को जी करके चरितार्थ कर रहे हैं, जो विनोद सचान जी की इन पंक्तियों के पीछे की फिलॉसफी को जी करके दिखा रहे हैं। तभी शायद ये दुनिया चल भी रही है। आज जरूरत है ऐसे लोगों को सबके सामने लाने की, ताकि लोग इनके बारे में जान सकें और इनसे प्रेरणा ले सकें। इसी को ध्यान में रखते हुए हम रूबरू करा रहे हैं आपको ऐसे ही कुछ लोगों से। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे लखनऊ के जाने माने सोशल एक्टिविस्ट वफा अब्बास जी के बारे में। वफा अब्बास एक एंटरप्रेन्योर, सोशल एक्टिविस्ट और एक फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। इन्होंने कलेक्टर बिटिया, हजारों लोगों के कैटरैक्ट ऑपरेशंस, स्कूल फीस स्कॉलरशिप, फ्री ऑफ कॉस्ट स्किल ट्रेनिंग और न जाने कितने ही इनिशिएटिव्स के जरिए अपना नाम कमाया है और लोगों की भलाई की है। आइए देखते हैं उनसे बातचीत के कुछ अंश को। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक और पॉडकास्ट के एपिसोड में। वैसे तो देश को आगे बढ़ाने का काम सरकारें करती हैं, लेकिन हर एक काम सरकार नहीं कर सकती। इसीलिए देश में एनजीओज और सिविल सोसाइटी का भी एक बहुत अहम रोल बताया गया है। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। लखनऊ में ये एक जाना माना नाम है। हम बात कर रहे हैं अंबर फाउंडेशन और उसके फाउंडर वफा अब्बास जी की। वफा अब्बास जी एक एंटरप्रेन्योर भी हैं और एक सोशल एक्टिविस्ट भी। ये युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए लिए गए अपने तमाम सारे इनिशिएटिव्स के लिए जाने जाते हैं। तो आइए बात शुरू करते हैं वफा अब्बास जी के साथ। अब्बास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। वैसे तो आपसे बहुत सारी बातें करनी है। हम लोग आज मिले हैं पहली बार, शायद इस पॉडकास्ट के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, आगे भी मिलते रहेंगे। लेकिन चूंकि आज आपसे पहली बार इस पॉडकास्ट में मुलाकात हो रही है, तो सबसे पहले मैं एक इंट्रोडक्शन चाहूँगा कि ये जो आपने अंबर फाउंडेशन शुरू किया, जी। जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था तो आपकी सोशल मीडिया जो पेजेस हैं, जो वेबसाइट हैं, उनको मैंने देखा कि आप काफ़ी एक्टिव रहते हैं, बहुत सारा काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें करने के पीछे आपकी प्रेरणा क्या है? मतलब ये क्यों कर रहे हैं आप? आपको मतलब देखिए, मैंने देखा है बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, आपकी भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं, काफ़ी अच्छा पैसा मुझे लगता है आपने कमाया होगा और अभी भी आपका बिज़नेस अच्छा चल रहा है। तो ये करने के पीछे आपका मोटिवेशन क्या है? क्यों करना पड़ा आपको ये सब? देखिए, एक किशोर कुमार जी का गाना है कि अपने लिए जिए तो क्या जिए। अच्छा, मुझे पूरा नहीं याद है पर इतना लाइन थोड़ी सी याद है। बेसिकली जो हम लोग की फैमिली रही वो एक नगराम करके एक विलेज है यहाँ से, लखनऊ के पास में ही। तो हम लोग उस बैकग्राउंड से रहे, हमारे फादर वगैरह। मैं तो खैर बाई बर्थ लखनऊ में ही रहा। तो एक विलेज बैकग्राउंड होने के नाते तमाम लोगों से मिलना जुलना मैं देखता था। मेरी फैमिली, मेरे ग्रैंडफादर, फादर बहुत लोगों की हेल्प किया करते थे, तमाम लोग उनके पास आते थे। बल्कि जब हम लोग लखनऊ भी शिफ्ट हो गए उसके बाद भी मेरे पापा के पास बहुत सारे गांव के लोग तमाम परेशानियों को लेके आते रहते थे। कभी किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। जगह इंटरवीन करना चाहता हूँ, वालिद साहब क्या करते थे आपके? मेरे वालिद साहब गवर्नमेंट सर्विस में रहे और गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर हुए। ओके। 2019 में उनकी डेथ हो गई। तो हम लोग उनसे काफ़ी इंस्पायर थे, फादर से। बल्कि मैं देखता था कि रिटायरमेंट के बाद जो हमारा मकान है, कभी वो आप आएंगे देखेंगे वहाँ पर, तो एक वरांडा टाइप का है जो मेन रोड पे खुलता है। तो अक्सर वो सुबह 7-8 बजे पेपर लेके फिर वहीं पे बैठ जाते थे, लगभग 10-11 बजे तक के। अगर धूप नहीं आती थी तो रहते थे वहाँ पर। और उस दौरान तमाम कॉलोनी के लोग, तमाम गांव के लोग, तमाम लोग आते जाते रहते थे, अपनी प्रॉब्लम कहते रहते थे। तो धीरे धीरे उनकी उस हमारी कॉलोनी में, लखनऊ में एक ऐसी इमेज बन गई थी कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो इनके पास जाइए। यूसुफ अब्बास रिजवी उनका नाम था। अच्छा। उनके पास जाइए तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिलेगा। तो वो सब देखते देखते एक अंदर से ही था कि लोगों की हेल्प होते रहनी चाहिए। और फैमिली में रहा तो हम लोग शुरू से करते रहे।
फादर की जब डेथ हुई 2019 में, तो मुझे लगा कि जो लोग उनसे मिलते थे हेल्प के लिए, वो फिर कहीं ना कहीं मेरे पास आने लगे कि बड़ा बेटा है, इससे मिलो। तो शुरू में तो थोड़ा बहुत हम लोगों ने बस ऐसे ही फॉर्मेलिटी के तौर पे हेल्प करी, बट धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि हमारे हिंदुस्तान में, हमारे लखनऊ में एक अच्छी खासी आबादी ऐसी है कि जिसकी बहुत छोटी छोटी ज़रूरतें हैं, और उसकी वजह से उसकी रोज़मर्रा की लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर हम लोग इस टाइम पीरियड में रह रहे हैं जिसमें अगर हम कुछ अर्न कर सकते हैं और लोगों के लिए कुछ खर्च कर सकते हैं, कुछ उनके लिए बर्न कर सकते हैं, तो मुझे लगा कुछ करना चाहिए सोसाइटी में आगे आके। और कई इनिशिएटिव्स हम लोगों ने शुरू किए इस तरह के, और बस अंबर फाउंडेशन स्टार्ट हो गई वहाँ से। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये सब कुछ जानना आपके बारे में। देखिए, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये जो ध्येय आईएएस का कलेक्टर बिटिया प्रोग्राम आप जानते हैं, इस कलेक्टर बिटिया के पीछे की जो इंस्पिरेशन है वो अब्बास साहब ही हैं। ये जो कलेक्टर बिटिया प्रोग्राम आप देखते हैं, इसके को स्पॉन्सर भी वफा अब्बास साहब और इनकी जो फाउंडेशन है, अंबर फाउंडेशन, वो है। इधर बीच में देख रहा था कि सोशल मीडिया पे आप काफ़ी एक्टिव हैं, बहुत सारी चीज़ों पर आप अपनी राय भी रखते हैं, अपनी ओपिनियन देते हैं। जी जी। लेकिन इधर बीच मैंने देखा कि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे उस पर। जी जी। और लोगों ने बोला कि ये सब जो आप कर रहे हैं ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है। तो इस तरीके के जो आपके क्रिटिक है, जो आपके आलोचक हैं, आप उनको क्या जवाब देंगे? देखिए, मैंने जैसा शुरुआत में बोला कि आप ऑलरेडी एक अच्छे खासे वेल स्टैब्लिश्ड एंटरप्रेन्योर हैं, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी। तो कुछ लोगों का कहना है कि आप पब्लिसिटी करना चाहते हैं, पब्लिसिटी करके क्या आपका कोई और मोटिव है? मतलब मैं आपके क्रिटिक लोगों की तरफ से ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। ये काफ़ी लोगों ने मुझसे भी कहा, जो कुछ मेरे क्लोज थे उन्होंने खुल के कहा, कुछ लोगों ने कमेंट किए। जब मैंने ये काम करने को सोचा कि बड़े पैमाने पे लोगों तक पहुंचा जाए, एजुकेशन में हेल्प की जाए और कई सेक्टर्स में जिसमें हम लोग हेल्थ में उनकी हेल्प कर सकें, तो मैंने देखा कि किसी के साथ जॉइंट होना चाहा। पहले मैंने किसी को ज्वाइन करते हैं, बट मुझे या तो अच्छे लोग जो मिले उनसे मेरा कनेक्शन नहीं बन पाया ईज़िली, और ज़्यादातर लोग मुझे ऐसे मिले कि जो कहीं ना कहीं इसको बिज़नेस की तरह से करते हैं। उनको लगता है कि इसमें से अर्निंग भी करनी है और कम खर्च करना है। तो मैंने महसूस किया कि अगर हम लोग पैसे को बहुत रीज़नेबल तरीके से जेन्युइनली खर्च करेंगे, तो आप बहुत कम पैसे में बड़े पैमाने पे रिफॉर्म लाने की कोशिश कर सकते हैं। तो वो एक शुरुआत थी अंबर फाउंडेशन की। और सोशल मीडिया पे आने का सिर्फ 3 मोटो था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सोसाइटी में निकल के और सामने आएँ, क्योंकि हमारे देश को बहुत सारे अंबर फाउंडेशंस की और ऐसे एनजीओज़ की ज़रूरत है। सरकार भी अपना काम कर रही है, लेकिन सोशल लेवल पे भी काम होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर आपको जल्दी ग्रोथ चाहिए तो। बिल्कुल सही बात है। सरकार अकेले हर चीज़ नहीं कर सकती, और हम सरकार पे ही डिपेंड होकर बैठ जाएं तो सरकार तो करती रहेगी। भाई, डेवलपमेंट तो एक नेचुरल चीज़ है। बिल्कुल सही बात। आप कहीं भी बीज डाल दिए, पेड़ निकल आएगा। उसको अच्छे से टेक केयर करेंगे तो अच्छे से निकलेगा। तो बस यही कोशिश है, और साथ ही ये एक कोशिश रही कि अगर ऐसे और भी लोग सोसाइटी में हैं कि जिनको काम करना है, वो चाहें तो अंबर फाउंडेशन से भी जुड़ सकते हैं या अपने लेवल से भी कर सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि लोगों को पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए सोशल मीडिया से, कि भाई अच्छा काम भी हो रहा है, जेन्युइनली हो रहा है, ज़मीन पे हो रहा है, और हज़ारों लोग मौजूद हैं जिनकी इसलिए सपोर्ट किया गया है, ताकि लोगों को कम से कम उस फेक सोसाइटी से निकाल के और सोशल मीडिया का पॉजिटिव पहलू में दिखाया जाए, और उनको महसूस होना चाहिए इस बात को। जी सर, देखिए, इसी पे मैं एक आगे इसी सीरीज़ को बढ़ाते हुए क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है, देखिए, लोग एनजीओज़ के साथ में जुड़ करके कुछ करना तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें भरोसा नहीं होता। उन्हें लगता है कि हमने यहाँ पर अगर अपने पैसे डोनेट कर दिए तो पता नहीं ये ठीक जगह खर्च होंगे या नहीं होंगे, या फिर कई बार ऐसे देखा गया कि एनजीओज़ के थ्रू भी कुछ स्कैम्स हुए हैं। कई बार देखा गया कि एनजीओज़ देश की डेवलपमेंट को रोकने का भी मार्ग बने हैं। कई बार ये भी देखा गया कि वो ब्लैक मनी को वाइट करने का भी एक मार्ग बने हैं, एक एवेन्यू बन जाते हैं। तो आप लोगों को कैसे भरोसा दिलाएंगे कि अंबर फाउंडेशन उस तरीके का कोई ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने वाला कोई फाउंडेशन नहीं है? ये एक्चुअली जो आप पैसा दे रहे हैं वो ज़मीन पर उतर रहा है। हालांकि मुझे ये बात शायद कहीं से पता लगी कि अभी तक आप कहीं से डोनेशन लेकर नहीं, सारा आपके जो अपनी कंपनीज़ हैं वहाँ के थ्रू आप ये सारी चीज़ें करते हैं। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, ऐसा हिस्ट्री में हुआ है बहुत, और कई बार हुआ है, एक बार नहीं बार बार हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अच्छाई का साथ देना छोड़ दें, ये तो और गलत बात हो जाएगी। अगर इस देश में या इस पूरी दुनिया में अगर लाखों लोगों ने कुछ अच्छा काम किया है, तो शायद चंद 100 लोगों ने कुछ गलत काम भी किए हैं, बट उसकी वजह से हम लाखों लोगों की मेहनत पे पानी फेर दें, तो ये तो कोई समझदारी की बात नहीं होगी। पॉजिटिव नेगेटिव सभी जगह होता है। आप घर में दाल भी बनाते हैं तो कंकड़ होता है, तो कंकड़ को निकालते रहिए। ये कंकड़ तो हमेशा आते रहेंगे। आपको ये देखना है कि आप जिससे जुड़ रहे हैं वो कंकड़ है कि दाल है। तो आपको किसी के साथ भी काम करना हो तो आपको देखना पड़ेगा कि उनकी टीम कैसी है।
क्या उनके साथ एजुकेशनिस्ट जुड़े हैं, क्या उनके साथ अच्छे स्कॉलर्स, प्रोफेसर्स, पीएचडी होल्डर्स लोग जुड़े हैं। अगर ऐसे जुड़े हैं तब तो वो जेन्युइन काम हो रहा है, और अगर वो सिंपल ऐसे बाजारू टाइप से चल रहा है तो कोई मतलब नहीं है उसका। रही बात मेरी अंबर फाउंडेशन की, तो हम लोग अंबर फाउंडेशन में फ़िलहाल जो कुछ भी कर पा रहे हैं वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कर रहे हैं। एक तो होता है कि आप काम करते ही डोनेशन मांगने लगी, वो मुझे लगता है फ्रॉड है। तो मैंने डोनेशन कभी सोचा नहीं, मैंने तो ये सोचा कि काम करना है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो आप लाखों करोड़ों रुपए की ये सारे जो प्रोग्राम्स चला रहे हैं, आपने अभी तक हज़ारों बच्चियों को कलेक्टर बिटिया में पढ़ा दिया, आप हज़ारों बच्चों को आपने स्कॉलरशिप दे दी, स्वेटर बांट दिया, चश्मे बांट दिए, ऑपरेशन करा दिए, ये सब कुछ आप अपने फंड से कर रहे हैं? मतलब आपने अभी तक 1 रुपये कहीं से डोनेशन नहीं लिया, ये अब आप कहना चाह रहे हैं आप? अब देखिए, इस सवाल का जवाब, पहले एक सवाल पूछेंगे आपसे। आपको रोज़ जो है अगर केक खाने को दिया जाए तो आप कितने दिन केक खा सकते हैं? 2-3 दिन, उसके बाद तो बोर हो जाऊंगा ऑब्वियसली। तो ये सबके लिए यही है कि अगर हम अपनी कंपनी से या अपने बिज़नेस से या अपना जो भी जॉब से किसी भी तरह से अगर हम कुछ ऐसा हम करते हैं कि जो हमारी फैमिली की ज़रूरत पूरी करने के बाद अगर कुछ हम थोड़ा बहुत खर्च कर सकें सोसाइटी के लिए, अपने उन लोगों के लिए जो हमारे साथ इस शहर में, इस देश में रहते हैं और हम उनकी मदद करना चाहते हो नहीं कर पाते, तो कम से कम करना चाहिए। तो फ़िलहाल तो सच्चाई यही है कि अभी हम लोगों ने जो भी करा थोड़ा बहुत वो अपने पास ही किया है। अच्छा। तो क्योंकि मेरा मकसद ये रहा ना कि पहले हम लोग कुछ करके दिखाएं। अच्छा। अगर कुछ करेंगे ही नहीं तो फिर कैसे लोग जुड़ेंगे? तो कारमा बनेगा, धीरे धीरे बनेगा आगे चल के। बट ये बात मैंने लोगों से कहनी छोड़ दी कि हम अपने पास से करते हैं, क्योंकि मैंने 2-3 बार ऐसी बातों में पिछले 6-8 महीने में कभी निकला मेरे मुंह से कि हम लोग करते हैं, तो जिससे पूछा गया उसने कहा कि अरे ये तो ऐसे ही है, बता रहे हैं बस। हाँ, वही मतलब ये मार्केट में इस तरह का कंफ्यूजन है कि लोगों को लगता है कि क्या पता आप डोनेशंस लेते हो और डोनेशन का क्या होता है, लेकिन यहाँ पे तो आप बड़ी नई बात मुझे पता चली कि डोनेशन लिया ही नहीं आपने कभी। होता क्या है ना कि जैसे अपनी पर्सनल जेब से नॉर्मली लोग हेल्प नहीं करते बड़े पैमाने पे, कोशिश करते कहीं से डोनेशन आ जाए या गवर्नमेंट का फंड आ जाए उससे करा जाए जी। तो ऐसा क्योंकि ये नहीं करते, क्योंकि वो नहीं करते, क्योंकि कोई नहीं करता तो अब ये कैसे कर रहे हैं? तो ये वाला सवाल जब लोग जो है उसको अपने चश्मे से देखने लगते हैं तब एक प्रॉब्लम पैदा होती है। तो खैर मैंने कहने ही छोड़ दिया, तो अब लोगों ने भी पूछना छोड़ दिया है फिलहाल अभी। बट सच्चाई तो यही है कि मुझे, और मेरा अपील भी लोगों से है कि आप जिस कैपेसिटी में भी हों, जो भी कर सकें हेल्प ज़रूर करिए, पूरे देश को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आप लोगों से अपील कर रहे हैं कि लोग अपने अपने पोजीशन पर जहाँ पर भी हैं वहाँ से लोगों की हेल्प करें, लेकिन क्या हो अगर कोई अंबर फाउंडेशन से जुड़ के किसी तरीके की चैरिटी करना चाहे, लोगों की हेल्प करना चाहे, तो क्या इसका कोई प्रोविज़न है? लोग जुड़ सकते हैं आपके साथ में? नहीं, लोग जुड़ सकते हैं, बिल्कुल, क्यों नहीं जुड़ सकते हैं, वेलकम सबका है, कोई जो आना चाहे जुड़ सकता है। बट हम लोग नॉर्मली किसी से अपील नहीं करते, क्योंकि आजकल का जो ज़माना है, जो सोच है, जो माहौल है, तो आप किसी से भी कुछ कहते हैं उसको लगता है कि कुछ खेल चल रहा है इसके अंदर, कुछ इसमें भी बिज़नेस होगा। तो इसलिए हम लोगों ने किसी से कहा नहीं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं बस। जैसे वो आपने सुना ही ना कि वो अर्जुन से पूछा गया था कहाँ नज़र है, तो नज़र उसकी मछली की आँख पे थी। तो वैसे ही हमारी जो मछली की आँख है वो हमारे लोग हैं, हमारे शहर में रहने वाला वो गरीब इंसान जिसको अगर हम एक चश्मा दिला सकें, एक स्वेटर दे सकें, एक बच्चे की फ़ीस दे सकें, तो बस उसी पे फोकस है। जिसको आना होगा आएगा, नहीं आना होगा नहीं आएगा, उसकी मर्ज़ी, लेकिन हम काम जारी रखेंगे अपना। लेकिन लोगों को अगर आप अपने साथ जोड़ते हैं तो आपको नहीं लगता कि आप अपनी इनिशिएटिव्स को और स्केल अप कर पाएंगे, ज़्यादा बड़े पैमाने पर कर हाँ, पाएंगे? नहीं, बिल्कुल, देखिए ये तो काम अब लोगों को सोचना है, अपना काम है काम करना, एग्जीक्यूट करना, ज़मीन पे काम दिखना चाहिए। हमने कोशिश करी, 25,000 चश्मे दिए, हर साल हज़ारों स्वेटर बांटे, 300 बच्चियाँ हर साल कलेक्टर बिटिया में पढ़ती हैं, 1000 बच्चों को स्कॉलरशिप जाती है। एक हम लोग कंप्यूटर प्रोग्राम भी चला रहे हैं जिसमें हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, टैली, डीटीपी, ऑफिस ऑटोमेशन, ऐसे 5-6 तरह के कोर्सेज़ को उन स्लम एरिया के बच्चों को पढ़वाते हैं जो शायद 2-3 हज़ार की फ़ीस नहीं दे पाते। ऐसे आपके इन प्रोग्राम्स में वापस आऊँगा, पहले ये जो अभी बातें चल रही थी मैं इसी सिलसिले को आगे बढ़ाना चाहूँगा जी। मैं ये भी पूछना चाहूँगा आपसे कि अभी हम लोगों ने बात की और लोगों की आपके साथ जुड़ने की, लेकिन एक बात ये आती है कि हम किसी एनजीओ के साथ जुड़ें तो हमें भरोसा कैसे होगा, हमें ट्रस्ट कैसे होगा कि हम जब डोनेशन कर रहे हैं और डोनेट किया हुआ पैसा हमारा सही जगह पर खर्च हो रहा है, ये आप लोगों को भरोसा कैसे दिलाएंगे? देखिए, इसका भरोसा तो सिर्फ एक तरीके से हो सकता है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि इस देश के अंदर या पूरे वर्ल्ड के अंदर हज़ारों लाखों की तादाद में ऐसे लोग और ऐसे एनजीओ हैं जो एक्चुअल काम कर रहे हैं। कुछ चंद लोग या चंद संस्थाएं ऐसी होंगी जो इसको नेगेटिव तरीके से यूज़ करती हैं, तो वो हर जगह होता है, कोई ऐसी नई बात नहीं, हर फील्ड, हर सेक्शन में ऐसे गलत लोग होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अच्छे लोगों का भी साथ छोड़ दें, वो भी गलत होगा जी। तो आप जिसके साथ भी काम करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, तो आप देखिए, उसके बारे में रिसर्च करिए, उसके बारे में पता लगाइए, उनके शहर, उनके मोहल्ले के बारे में जाके बात करिए, देखिए उनके पास
एक्चुअल क्या हज़ारों की तादाद में उनके बेनिफिशरीज़ हैं, उनका रिकॉर्ड चेक करिए, अगर हैं तो आप साथ जुड़िए। और देखिए किसी ने बहुत सही कहा है कि आपको किसी के साथ भी काम करना हो, कुछ भी बिज़नेस हो या कुछ भी तरह की भागीदारी करनी हो, तो आप उसके साथ थोड़ा वक्त बिताइए, आपको अपने आप मालूम हो जाता है कौन सही कौन गलत। अब देखिए इसमें और सबसे जो अगर हम टेक्निकली इसको देखें तो इसका सबसे बड़ा पहलू होता है कि आपकी बैलेंस शीट में 1 रुपये आया और 1 रुपये गया, कुछ बचना नहीं चाहिए, पहला तो ये ज़ीरो। अब 1 रुपये आया कहाँ से और 1 रुपये गया कहाँ? अगर वो लिमिटेड आपका फिंगर टिप पे डॉक्यूमेंट किसी के पास अवेलेबल हैं और वो आपको एट अ ग्लैंस आप कभी उससे मांगे और वो 15 मिनट में आपको दिखा सकता हो अपना कंप्यूटर खोल के, तो उसका मतलब कि वो जेन्युइन काम कर रहा है। और अगर वो कहेगा मैं 2 दिन बाद आऊँगा, परसों मिलूँगा, तो फिर कुछ ना कुछ मैनिपुलेट करेगा। तो बस जो ट्रांसपेरेंसी जो जिसके पास ज़्यादा हो बैलेंस शीट में, उसके साथ जुड़ जाइए। मतलब इस तरीके की ट्रांसपेरेंसी का प्रोविजन आपकी फाउंडेशन में है? हाँ, मेरे पास भी है और तमाम लोगों के पास होगा जो जेन्युइन काम कर रहे होंगे। तो और बस करते रहिए, करने की बहुत ज़रूरत है। हिंदुस्तान को बहुत आगे बढ़ना है और इसमें ज़रूरत हर उस इंसान की है जो किसी भी तरीके से, किसी भी तरह से अपना सपोर्ट, अपना कंट्रीब्यूशन कर सके। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई। अब इसी पे आगे मैं पूछना चाहूँगा ये कि अगर कोई अब आपके साथ जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकता है? इसके क्या क्या तरीके हैं? देखिए हमारी वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, amberfoundations.org के नाम से वेबसाइट है। मेरा फेसबुक है, वफ़ा अब्बास के नाम से पेज भी है, प्रोफाइल भी है, इंस्टाग्राम भी है। आप कहीं भी जाइए, सर्च करिए, घुमाते रहिए, स्क्रॉल करते रहिए, 2-4-6 महीना, साल 2 साल पीछे चले जाइए, तो आपको खुद महसूस होगा कि काम हो रहा है। मैंने कोशिश करी आज तक कि अपने पर्सनल प्रोफाइल पे या पेज पे, अक्सर मैंने देखा है कि लोग शादियों में जाते हैं तो आज इसकी शादी में गया, आज उसकी शादी में गया, आज उसके घर पे गया, ये सब फ़ोटो बहुत डालते हैं जी। तो मैंने कोशिश करी है कि अपने पर्सनल पेज और पर्सनल फेसबुक पे पर्सनल अपने फ़ोटोग्राफ या इस तरह की चीज़ों को ना डाला जाए, क्योंकि अगर आप पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं और सोशल इमेज बनाना चाह रहे हैं, लोगों के बीच में जाना चाह रहे हैं, तो फिर पब्लिक को क्या मतलब है आप किसी शादी में गए? पब्लिक को तो ये मतलब है ना किसके बच्चे की फ़ीस आपने दी जी, कितने स्कूलों में आपने स्वेटर दिया, किस बच्चे को ठंड से बचाया, किसके लिए आपने मेडिकल में हेल्प करी, क्या आपने किया, वो उसको जानने की ज़रूरत है कि वो मैं किसकी शादी में गया, उससे क्या मतलब उसका। सही बात है। तो ये आपको ऐसे आप किसी को चेक कर सकते हैं, किसी की भी स्क्रॉल करिए, अगर ज़्यादा आपको ये सब दिख रहा है तो इसका मतलब है कि कुछ चेक करने की ज़रूरत और है, और अगर आपको एक्चुअल काम दिखाई दे रहा है तो ठीक है, काम ही कर रहा होगा वो बंदा। अब मैं अंबर फाउंडेशन की जो आपकी इनिशिएटिव्स हैं वो उन पर एक एक करके बात करना चाहता हूँ। जी जी। ये जो कलेक्टर बिटिया प्रोग्राम आपने चलाया, इसके पीछे आपका क्या इंस्पिरेशन था और एग्जैक्टली आप इसमें करते क्या हैं, ये हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे। देखिए कलेक्टर बिटिया की शुरुआत जो हुई वो बड़ी इंटरेस्टिंग रही। कलेक्टर बिटिया की शुरुआत हुई थी कोविड के वक्त। अच्छा। कोविड में 2020 में कोविड रहा, पूरा कंट्री उससे परेशान रहा। कोविड में हम लोगों ने काफ़ी लोगों की हेल्प करी, बट हेल्प करते करते फिर थक गए से मतलब कि हर एक को ऑक्सीजन चाहिए थी, हर एक को हॉस्पिटल चाहिए था, हर एक को मेडिकल सपोर्ट चाहिए था। तो एक लिमिट आई कि जब मेरे जो कनेक्शंस थे उन्होंने फ़ोन उठाना बंद कर दिया और कॉल्स बराबर आ रहे थे, सबको उम्मीद थी कि इनसे हेल्प मिलेगी। तो विनय सर यूनिवर्सिटी में मेरे सीनियर भी रहे हैं, विनय सिंह साहब। अच्छा। तो फिर उनको मैंने फ़ोन किया कि भैया ऐसी ऐसी बात है, थोड़ा क्या हो सकता है। तो मैंने उनको बहुत शर्माते हुए 1 केस दिया, फिर 2 दिया, फिर 4 दिए, फिर 20 हो गए, फिर 50 हो गए, लेकिन उन्होंने एक बार भी मना नहीं करा कि इसकी नहीं हो पाएगी, जबकि नॉर्मली सब मना कर रहे थे कि इसकी नहीं हो सकती, अरे इतने कैसे हो पाएंगे। मुझे याद आ रहा है कि शायद मैंने 80-90 केसेस उनको दिए सिलेंडर के और हॉस्पिटल के हेल्प के, और हर एक पे उनका पॉजिटिव रिस्पांस था। मैं अभी कोशिश करता हूँ और 1 आध घंटे में देखता था कि उस कंसर्न पर्सन को कॉल आ जाती थी कहीं ना कहीं से। तो जब ये सब लॉकडाउन वगैरह ख़त्म हुआ तो मुलाकात हुई उनसे, तो मैंने कहा भैया ये बताइए कि मेरी तो लिमिट ख़त्म हो गई 150 के बाद, आपने कौन सा अकाउंट खोला था कि जो आपकी लिमिट रुकी नहीं, सबकी हेल्प होती रही। तो उन्होंने कहा कि देखो पिछले 20-25 सालों से मैं लगातार एजुकेशन पे काम कर रहा हूँ और तमाम ऐसे बच्चे हैं, ऐसे लोग हैं, ऐसे ऑफिसर्स हैं जो कहीं ना कहीं देश से जुड़े रहे, आज अलग अलग जगहों पे मौजूद हैं, और उसमें बड़ी तादाद में अच्छे मन के लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है। तो मैं भी, तुम मुझसे कहते थे, मैं उनसे मदद मांगता था और वो कहीं ना कहीं हेल्प हो जाती थी। तब मुझे महसूस हुआ कि शायद हमारी सोसाइटी में अभी भी एक बहुत बड़ी तादाद हो जो फ़ीस की वजह से या कोचिंग 1-1.5 लाख रुपए की फ़ीस की वजह से शायद देर तक या किसी भी ऐसी बड़ी कोचिंग तक नहीं पहुंच पा रही है, और वो अपने सपने उनके बढ़ रहे हैं एक तरह से। तो हम लोगों ने मैंने उनसे पूछा कि मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूं तो क्या करूं। तो उन्होंने बताया कि ये कलेक्टर बिटिया कैंपेन है, उसमें जुड़ो, साथ में करते हैं हम लोग मिलके इसको। तो उन्होंने भी बहुत फ़ीस वगैरह उसकी एकदम नॉमिनली सी थी। तो खैर मैंने भी उसमें फिर पूरे यूपी में कैंपेन चलाया अपने नेटवर्क के थ्रू, और उस ज़माने में मतलब 2022 की बात है, 21 से मैंने शुरू किया, 22 तक के
292 गर्ल्स का एक बैच तैयार हुआ पूरे यूपी से, अलग अलग शहरों से। उसमें से 2023 में रिज़ल्ट आया दिसंबर में। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि ध्येय का जो स्टडी पैटर्न है उसके हिसाब से वो बच्चियां जो शायद कभी सोच भी नहीं सकती थी कि लखनऊ में आएंगी और पढ़ेंगी, थोड़ा हम लोगों ने उनको फंड किया, कुछ विनय सर ने सपोर्ट किया। फाइनली उसमें से 13 बच्चे ऑफिसर बने। 13 बच्चे? 13 लड़कियां ऑफिसर बनी। और ये तो बहुत बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है। 3 SDM थी, 4 डिप्टी SP, एक जेलर, 2 जेलर थी, शायद इस तरह करके 13 थे। ये सभी बच्चियां बहुत गरीब परिवारों से थी। किसी के घर में सब्जी का ठेला होता था, कहीं ई-रिक्शा था। एक तो बच्ची मुझे याद है, उसकी मदर ने उसको ब्रेड वगैरह की शॉप, उसके फादर की डेथ हो गई थी बचपन में, तो उसको पढ़ाया, बड़ा किया। बच्चे सब टैलेंटेड थे, ऐसा नहीं कि मैंने या किसी ने उनको IAS टीचर्स बना दिया। ये सब टैलेंटेड बच्चे थे, लेकिन इनको सिर्फ कहीं ना कहीं एक मॉनिटरी हेल्प की ज़रूरत थी और एक मोटिवेशन की ज़रूरत थी। तो वो बस इत्तेफाक से ऊपर वाले ने मिला दिया, वो हमसे मिल गए, हम उनसे मिल गए और फाइनली आज वो सर्विसेज में हैं। कमेंडेबल सर, कमेंडेबल। ऐसे ही काम लगातार चल रहा है। इस बार भी अभी 22 दिसंबर को जो पेपर हुआ है, इसमें भी हमारे लगभग 275 मुझे लग रहा है 10-12 बच्चों ने मिस किया पेपर। वो 275 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। अब तक पिछले ये जो आपने 4 साल से ये जो प्रोग्राम शुरू किया है, अब तक जी। लगभग कितने बच्चियों को आपने ये कलेक्टर बिटिया प्रोग्राम से जोड़ा होगा सर? देखिए, कलेक्टर बिटिया में विनय सर तो पहले भी करते थे, बट जब से अंबर फाउंडेशन जुड़ा है तो हम लोगों ने 2022 का पहला बैच 292 लड़कियों का दिया, जिसमें से 13 बच्चियाँ ऑफिसर बनी। फिर 2023 के बैच ने अभी एग्ज़ाम दिया है प्रीलिम्स का, अभी तो मेंस इंटरव्यू है, लेकिन हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि प्रीलिम्स में भी मोर देन 50 गर्ल्स सेलेक्ट होना चाहिए इसमें से। और फाइनल आते आते देखिए, दुआ करिए कि कुछ अच्छे और नंबर्स आएँ सामने। 2024 में नए एडमिशन्स हम लोगों ने ले लिए हैं फिर से। और ये 2025, मतलब आप समझ सकते हैं कि लगभग 900 गर्ल्स अभी तक के 22, 23 एंड 24 मिला के 900 बच्चियाँ अभी तक इसमें पढ़ चुकी हैं और पढ़ रही हैं। अच्छा, तो ये अगर कोई बच्ची अपने आप को कलेक्टर बिटिया प्रोग्राम से जब एनरोल कराती है, जी जी। उसे कितनी फीस देनी पड़ती है यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए? मतलब कितने % लगभग उसको स्कॉलरशिप मिल जाती है? देखिए, ये तो टोटल फ्री है, बच्चे को कुछ नहीं देना पड़ता है। ओ, बच्चों को टोटल फ्री? बच्चों को 100% 100% स्कॉलरशिप अंबर फाउंडेशन की तरफ से आती है। इसमें बच्चे को सिर्फ ये करना है कि एक तो वो सभी लोग जो आपके चैनल को देखें, वो अपने गांव में, अपने अलग अलग एरियाज़ में, अपने जो ग्रुप्स होते हैं उनके, वहाँ पर अपने मैसेज के साथ भी इस मैसेज को डालें कि ध्येय फाउंडेशन, अंबर फाउंडेशन एक जॉइंट मिशन के तहत ऐसे बच्चों को पढ़ा रहा है। तो वो सभी जगहों से ऐसे बच्चे सामने आए जो रियल टैलेंटेड हैं। कमाल की बात है सर, हमें उनकी तलाश है। और ये मेरे फेसबुक से, व्हाट्सएप से या वेबसाइट से, कहीं से भी QR फॉर्म पे जाके QR कोड है, स्कैन करके फॉर्म भर सकते हैं। और हमारे नेक्स्ट बैच के लिए वो एक छोटा सा हम लोग टेस्ट देते हैं ध्येय IAS में। तो जो भी ध्येय IAS का 50% मार्क्स ले आएगा, तो उसको ध्येय और अंबर फाउंडेशन मिलकर जॉइंटली जो है 100% स्कॉलरशिप देता है। उसको 0 पेमेंट करना है, सिर्फ उसको जो करना है वो अपना एनर्जी एंड अपना फोकस पूरा उसमें डाल देना है, मतलब मेहनत करनी है। स्कॉलरशिप के लिए एक टेस्ट पास करना, बस एक टेस्ट पास करना है। टेस्ट पास करना है। ओके। देखिए, एक हुए हैं मौलाना कल्बे सादिक साहब जी, शायद आपने नाम सुना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मौलाना भी थे और एजुकेशनिस्ट भी रहे हैं जी। इनका एक मैंने कहीं वीडियो देखा कुछ साल पहले, तब से मुझे बैठ गया माइंड में। मैंने विनय सर को भी बताया। उसमें उन्होंने ये कहा कि हमारे पास इस देश में 2 रास्ते हैं। अगर हम हायर एजुकेशन देना चाहते हैं, हमारे पास 2 रास्ते हैं। या तो हम कम बच्चों को ज़्यादा पढ़ा लें, या हम ज़्यादा बच्चों को कम पढ़ा लें। तो मुझे लगा कि हम ज़्यादा बच्चों को कम पढ़ाएंगे तो केवल हम उनको लिटरेट बनाएंगे, करेक्ट, रिजल्ट कन्वर्ट शायद ना करा पाएँ। तो मैंने उनका दूसरा वाला मिशन उठाया कि हम कम बच्चों को ज़्यादा पढ़ाएं। जैसे ध्येय IAS, जिसमें अपना ध्येय IAS के थ्रू जो एग्ज़ाम होता है, हर साल लगभग 5-6 हज़ार लड़कियाँ इसमें एग्ज़ाम देती हैं अभी, और उसमें से 300 बच्चे सिलेक्ट होते हैं। मैं चाहता हूँ ये आंकड़ा और बढ़े, 5-6 हज़ार की जगह 10-20 हज़ार बच्चे में एग्ज़ाम में बैठें। अगर सच में इतने पोटेंशियल बच्चे बैठेंगे तो मैं कोशिश करूँगा अपने पास से मैनेज करने की, और विनय सर से बात करूँगा कि हम लोग 300 की जगह इस फिगर को 400, 500 या 600 पहुँचाने की भी कोशिश करें। वैसे मैं कोशिश एक और कर रहा हूँ, विनय जी से मेरी बात हुई सर से, उसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग कुछ जो टॉपर बच्चे हों हमारे, आने वाले सालों में हम उनको 100% रेजिडेंशियल फैसिलिटी भी दें। अच्छा, वो यहीं रहें, उनकी फूडिंग फ्री, लॉजिंग फ्री, बुक्स फ्री। सब बुक्स तो खैर अभी फ्री है, ताकि वो मेंटल पीस बिल्कुल रहे, कहाँ रहना है, कैसे करना है, बस रहना है, पढ़ना है, खाना है, कुछ नहीं करना है, और फिर क्वालिफाई होकर बाहर निकलना है। तो बहुत अच्छी सोच है सर, बहुत अच्छा इनिशिएटिव होगा। तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस इनिशिएटिव टू बिकम रियलिटी। तो आपके दूसरे प्रोग्राम के बारे में बात करना चाहूँगा। ये चश्मा वितरण, ये कैसा प्रोग्राम है? मतलब जब भी कोई चैरिटी करता है तो लोग पैसे देते हैं, कोई भूखों को खाना खिला देता है, कोई कुछ करता है। ये चश्मा बांटना वाला ये बड़ा ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, मैंने पहली बार सुना। तो इसके पीछे का मोटिवेशन क्या, ये आइडिया कहाँ से आया सर? देखिए, ये कहते हैं ना कि आइडियाज़ भी एक
वो कौन सा ऐड आता था कि आइडियाज़ कैन मेक डिफरेंस, जी। तो वो बिल्कुल सही है। ये आइडिया कहीं से नहीं था, ना कभी प्लान था, कोई सोचता भी नहीं चश्मा, चश्मा कौन बांटता है। हुआ क्या कि 2-2.5 साल पहले हम लोग सोच रहे थे कि कुछ किया जाए, कुछ ऐसा किया जाए कि जो थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करे। राशन बांटना और ये सब तो बहुत कॉमन सी चीज़ सब बांट रहे हैं, तो मुझे ना कुछ डिफरेंट करना है, कुछ ऐसा करना है जिससे चेंज भी आए और हम ज़्यादा नंबर्स को, ज़्यादा लोगों की हेल्प भी कर सकें। तो बहुत सारी रिसर्च हुई, समझ नहीं आ रहा था क्या करे, कोई सब अपनी अपनी एडवाइस दे रहे थे। एक दिन मेरे ऑफिस पे 2 लेडीज़ आई, एक का नाम था गीता कुमारी और दूसरी शायद शमसुन्निसा, तो मैं नाम भूल रहा हूँ। ओके। 2 लेडीज़ थी, दोनों आती हैं ऑफिस पे, कहने बेटा तुम्हारा कोई वो फाउंडेशन चलाते हो? मैंने कहा जी। तो कहने एक हेल्प चाहिए, करते हो? तो मैंने कहा मैं करता हूँ, बट आप बताइए क्या है, हो पाएगी ज़रूर करेंगे। तो उन्होंने कहा हम दोनों को चश्मा दिला दो एक एक। अच्छा। तो चश्मा, मैंने कहा अरे चश्मा लेने कौन आता है, ये चश्मा तो बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ है। मैंने चश्मा क्या करिएगा, ये पहली बार किसी ने मांगा चश्मा। तो एक ने तो बताया शमसुन्निसा मैडम ने कि वो कुरान पढ़ा के बच्चों को, मतलब विडो थी और कुरान पढ़ा के बच्चों को, उनकी 2-3 हज़ार की इनकम थी महीने की, 6 महीने से बंद थी। और जो गीता मैडम थी वो मूर्ति बनाती थी। अच्छा। वो दोनों पड़ोसी थे, इधर रहते थे पुराने लखनऊ में। तो वो मूर्ति बनाती थी, तो दोनों की सेम प्रॉब्लम थी कि दोनों की सेम एज की, तो वो 60-65 साल की रही होंगी, दोनों की सेम एज थी। दोनों की प्रॉब्लम थी कि नज़रें कमज़ोर हो जाने से एक का कुरान पढ़ाना बंद हो गया, एक का मूर्ति के ऊपर छोटे छोटे वो लगाते हैं ना, वो शाइनिंग वाले, वो सब उनका लगाना बंद हो गया। तो दोनों की जो कैपेबिलिटी थी वो डाउन हो गई। अब दोनों की इनकम मिनिमम या लोअर ख़त्म ही हो गई होगी। तो बहरहाल खैर उनको दिला दिया गया, किसी डॉक्टर के पास मैंने भेजा, वहाँ से उनको चश्मा मिल गया, चले गए, बात ख़त्म हो गई। 10-15-20 दिन के बाद वो लोग फिर आए, लगभग 1 महीने के बाद। अच्छा। और इस बार लड्डू लेके आई। उन्होंने कहा ये लड्डू अपने हाथ से खिलाएंगे। तो क्या लड्डू खिलाया, तो पता चला बातों बातों में कि उनका मूर्ति बनाने से और इनका कुरान शरीफ पढ़ाने से लगभग 3-4 हज़ार रुपये की इनकम जो ज़ीरो हो गई थी वो शुरू हो गई, फिर से शुरू हो गई। वाह सर। तो फिर मैंने अपनी टीम में डिस्कस किया, मुझे लगा ये तो एक बड़ी बेसिक प्रॉब्लम है। 1000 रुपये का चश्मा, 800 रुपये का चश्मा, अगर अब फिर सर्वे भी किया हम लोगों ने, तो ये निकल के आया कि लोगों को या तो पता नहीं है कि वो क्यों चिड़चिड़े हो गए हैं, क्यों उनकी इनकम कम हो रही है, क्यों उनका मन नहीं लगता, क्यों फोकस आउट होता है, क्यों जल्दी दुकान बंद करके या काम बंद करके बैठ जाते हैं। तो रिसर्च हुई तो पता चला कि उनकी आंखें वीक हो गई हैं, उनको खुद नहीं पता है। उनके पास टाइम नहीं है कि वो अपनी दिहाड़ी 200 रुपये 300 रुपये ख़राब करके जाएँ और चश्मा दिखाएँ, या उनके पास इतने पैसे नहीं 1000 रुपये कि वो 5 दिन की दिहाड़ी या 3 दिन की दिहाड़ी चश्मे में लगाएँ। तो वो देख के हम लोगों ने पहले एक 5000 का टारगेट बनाया, एक 5000 लोगों को चश्मा देंगे। तो वो लखनऊ में शुरू किया और 5000, मुझे लगता है कि शायद हम लोग का उन्होंने कैंप बनाया, एक डॉक्टर्स हायर किया था और अलग मोहल्ले में गए, वहाँ पे किसी को वॉलंटियर बनाया, उससे बात करी, कैंप लगा, लोग आए। तो 5000 चश्मे हम लोगों ने करीब 3-4 महीने में बढ़ गए। और उसके बाद फिर उन मोहल्लों में दोबारा जाइए तो कोई आशीर्वाद दे रहा है, तो कोई जो है दुआ दे रहा है। तो मुझे, और फिर लोग बता रहे थे कि भाई मेरी दुकान खुलना शुरू हो गई, पहले मैं जल्दी चलाता था, मेरे साइकिल से लड़ना बंद हो गया, मैं साइकिल से लड़ जाता था, तमाम इस तरह की। किसी ने बताया कि मैं अपने बच्चे का होमवर्क नहीं करा पाती थी, अब वो करा लेती हूँ। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें सामने आई, तो हमें लगा ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है ये। फिर धीरे धीरे बढ़ाते हम लोगों ने उसको करीब 1.5 साल चलाया, तो करीब 25,345 लोगों को चश्मे दिए गए। टेस्टिंग हमारी हुई करीब 31,000 32,000। कुछ लोग नॉर्मल भी थे, उनको खाली एक मिथ हो जाता है, वहम हो जाता है कि मेरे ख़राब हैं, वो ठीक थे वो। और लगभग 1200-1300 के आसपास, मुझे लगता है नहीं 1800 के आसपास जो है हम लोगों ने कैटरेक्ट के ऑपरेशन अभी तक कराए पिछले 3 सालों में। अच्छा। ये कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ कराए, मेडिकल कॉलेज से भी टाई अप किया, वहाँ से भी कराते हैं हम लोग जो मान ली कोई सीरियस पेशेंट हैं, और बाकी प्राइवेट हॉस्पिटल से हम लोगों ने ऑपरेशंस कराए। वैसे तो मैं एक अंदर की बात पूछना चाहता हूँ जी, लेकिन क्या पूछ सकता हूँ कि इन सब में कुल कितने खर्च आया होगा लगभग आपका, ये चश्मे बांटने में, कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराने में? देखिए ऐसा है कि खर्च की तो बात ये है कि खर्च तो आता है, बट आप यकीन मानिए कि जो खर्च आपको कागज़ों पे बताया जाता है या आपको लगता है कि एक ऑपरेशन पे इतना खर्च आता है, उतना नहीं आता है। अच्छा। अब अमाउंट बोलना नहीं ठीक रहेगा आपके चैनल पे, बट आप यकीन मानिए कि जो भी खर्च आप सोच रहे होंगे उससे बहुत कम। अच्छा। बहुत कम। बट आपको ज़रूरत है ऐसे लोगों को ढूंढने की। बहुत से ऐसे डॉक्टर्स हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मेरी सर्विसेज का आप फ़ायदा उठाइए, और मुझे बहुत डॉक्टर्स भी आगे आए, उन्होंने भी अपनी सर्विस फ्री में दी। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे सर्जन हैं, डॉक्टर है, वो सामने आए और उन्होंने कहा कि हम बहुत रिजनेबल में करेंगे, आप जेन्युइन लोगों को लाइए और हमारे जो एक्सपेंसेस हैं खाली वो दे दीजिए, हम अपनी पर्सनल फीस कोई नहीं लेंगे आपसे। काफ़ी बड़ी बात आप बता रहे हैं कि जैसे अक्सर लोग बोलते हैं कि आजकल के जो डॉक्टर्स हैं वो सिर्फ पैसे कमाने पे लग गए हैं। नहीं, ऐसा नहीं, तो मेडिकल इंडस्ट्री चल निकली है, अच्छे लोग बहुत सारे लोग अच्छे आपको जी मिल रहे हैं। बहुत अच्छे लोग हैं और
बहुत अच्छे लोग हैं और इनको बस ढूंढने की ज़रूरत है। आप खाली, मैंने देखा अभी तक कि आप बस कोशिश करिए रियलिटी में कुछ करने की और अपना इनपुट डालिए। जैसे हवन होता है ना, जी, तो हवन में पहली आहुति आप डालिए, बाकी लोग फिर डालना शुरू कर देंगे लोग आगे। कमाल की बात बोली सर। सर अभी आपका मैं सोशल मीडिया ऐसे स्क्रॉल कर रहा था जब रिसर्च कर रहा था आपके बारे में, और तो मैंने देखा कि अभी हाल फिलहाल आपने एक सेमिनार कराया था। जी, उसका जी। टॉपिक मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। आपने उसमें लिखा कि 2025 से लेकर 2050 तक में इंडिया में क्या करियर प्रोस्पेक्ट्स रहेंगे। जी, और उसका टॉपिक का नाम भी, सेमिनार का नाम शायद ये था कि करियर रेवेन्यू इन 2000 फ्रॉम 2025 टू 2050। जी, जी। तो ये टॉपिक कहाँ से सूझा आपको, और ये सेमिनार कैसे आपके मन में आया, किसको आयोजित करते हैं? देखिए, ये सारी चीज़ें स्पाइरल फंसी हुई हैं आपस में, अच्छा, लिंक्ड है। लिंक्ड हैं सारी आपस में। ओके। चश्मा आया तो चश्मे से ऑपरेशन के केसेस निकले, जब ऑपरेशन के केसेस निकले तो उससे पता चला कि लोगों में गरीबी बहुत है, तो वहाँ से फिर एजुकेशन निकल के आई कि बच्चों को स्कॉलरशिप में हेल्प करनी है। स्कॉलरशिप निकली तो उसमें देखा गया कि जो छोटे बच्चों को तो स्कॉलरशिप चाहिए, बट जो ग्रेजुएट्स हैं या मान लीजिए किसी वजह से पढ़ाई छोड़ चुके हैं, अंडर ग्रेजुएशन है, बट अब उनको जॉब की एज में आ गए और उनको फैमिली प्रेशर है, खुद का प्रेशर है, एज भी निकल रही है, तो उनको जॉब चाहिए, बट अब वो स्किल्ड उनके अंदर अभी डेवलप नहीं हो पाई हैं और डेवलपमेंट की ज़रूरत है, और किसी भी वजह से वो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स के साथ नहीं जुड़ पाए, जो भी रीजंस रहे हों। तो हम लोगों ने क्या किया कि जो लखनऊ के कुछ एरिया, फिर वही बात आती है कि जिसकी जितनी पॉकेट की डेप्थ, तो हम लोगों ने टारगेट दिया कि हम लोग इस फाइनेंशियल ईयर में 750 यूथ्स को, लड़के लड़कियों को स्किल डेवलपमेंट करेंगे थ्रू कंप्यूटर एजुकेशन एंड कुछ और कोर्सेज़ के थ्रू। तो हम लोगों ने अलग अलग मोहल्लों में जाके वहाँ के जो वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट थे उस मोहल्ले के, उनसे बात करी, उनसे कहा कि जो आपकी कितनी कैपेसिटी एक्स्ट्रा है, किसी ने 25 सीट, किसी ने 50 सीट, तो वो उससे हम लोगों ने कहा भाई ये हमको दे दीजिए और ये हमारा नेगोशिएशन करके आप इतना पैसा हम देंगे आपको। लोग तैयार हो गए, वो भी वैसे ही थे डॉक्टर्स के जैसे अच्छे लोग थे, सभी लोग तैयार हुए। यार स्किल ट्रेनिंग करा रहे हैं, कितने लोगों को अभी तक स्किल ट्रेनिंग से जोड़ लिया अभी आपने? तक हम लोगों ने लगभग 765 बच्चों को ये ट्रेनिंग दी है। इसमें हम लोग टैली का कोर्स कराते हैं, डीटीपी, ऑफिस ऑटोमेशन, डिज़ाइनिंग एंड हार्डवेयर नेटवर्किंग। इसमें से कुछ बच्चे ऐसे मिले जिनको इंग्लिश स्पीकिंग ज़रूरत थी, पता चला कि उनको कहीं मॉल में जॉब करना है, किसी ऐसे काउंटर पे जॉब करना है जहाँ पे इंग्लिश की ज़रूरत है, तो उनको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स किया। कुछ लोगों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस ज़रूरत थी, तो वो भी कराया गया। उसके बाद जब ये बच्चे हमारे, अभी तो इसमें से 500 का कोर्स ख़त्म हुआ है 4-5 महीने का, बाकी का चल रहा है अभी। इसके बाद हम लोग कोशिश कर रहे हैं इनका प्राइवेट जॉब में कहीं प्लेसमेंट हो। अच्छा। तो अभी हमारा जो पहला बैच ख़त्म हुआ था 1.5 महीना पहले, जिसमें लगभग 190 बच्चे फ्री हुए थे, उसमें से 35 बच्चों को हम लोगों ने प्राइवेट जॉब्स पे, शॉप्स पे, प्राइवेट ऑफिस में प्लेसमेंट कराया है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि 750 में लगभग अगर हम 50% भी करा ले जाएंगे तो अच्छा सक्सेस रेट होगा। कम से कम वो लड़का या लड़की जो बेरोज़गार है, जो डिपेंडेंट है अपनी फैमिली पे, अगर वो 10-15 हज़ार रुपये भी ला रहा है अपने घर में, तो कम से कम उसकी फर्स्ट इनकम आएगी तो उसके अंदर भी आग जलेगी ना कि अब और कमाना है और आगे बढ़ना है। साथ साथ हम लोग मोटिवेशन देते रहते हैं बच्चों को। तो इसी सिलसिले में अब फिर नेक्स्ट स्पाइरल हमारा आगे बढ़ता है। तो जब ये किया गया तो उसमें ये देखा गया कि इसमें बहुत सारे ऐसे लड़के जो पीजी तक कर चुके हैं या अच्छे कोर्सेज़ कर चुके हैं, बट वो भी आ रहे थे कंप्यूटर कोर्स करने। तो मुझे लगा इससे तुम क्या अर्न करोगे, तो 10-15 हज़ार रुपये की सैलरी मिली, छोटी जॉब मिलेगी शुरुआती लेवल पे। तो उनको पता चला कि कोई रास्ता ही नहीं पता है क्या करना चाहिए, तो कुछ नहीं कर रहे हैं तो ये कर लें। तो मैंने कुछ प्रोफेसर से बात करा, कुछ यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी से कुछ सीनियर्स लोगों से बात करी, तो ये हुआ कि लोगों के लिए एजुकेशन का, देखिए हमारे सोसाइटी में 3 तरह के लोग हैं, हायर इनकम वाले, मिडिल इनकम एंड लोअर इनकम। हायर वाले को सब अवेलेबल है, सारी काउंसलिंग, सब कुछ फैसिलिटी वो टॉप क्रीम में है। मिडिल एंड लोअर को बहुत प्रॉब्लम, मिडिल को भी है, लोअर को तो बहुत प्रॉब्लम है। तो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन का गैप बहुत ज़्यादा है। सरकार एंड प्राइवेट सेक्टर बहुत आगे है हेल्प करने में, बट लोगों को पता ही नहीं लेना कैसे क्या करना है या क्या मिशन हम रखें अपनी लाइफ का। तो हम लोगों ने एक सीरीज़ लॉन्च करी है कि अब हम लोग लगातार हर महीने में मिनिमम एक, अगर पॉसिबल होगा हम लोग कर पाए मैनेज, तो एटलीस्ट 2, तो कम से कम साल में 15-18 हम लोग सेमिनार्स करें, और जो कि 100% डेडिकेटेड हों एजुकेशन बेस्ड। पहला सिलसिले में था लखनऊ यूनिवर्सिटी के डॉक्टर संजय मेधावी साहब हैं, MBA डिपार्टमेंट के हेड हैं। अंबालिका इंस्टीट्यूट के डॉक्टर वैभव मिश्रा जी थे, डॉक्टर कामिल रिजवी साहब जो आपके BBD में डीन है मैथ के, और एक मिस्टर मीसम अब्बास थे, ये लिंक्डइन में AI मशीन लर्निंग के हेड हैं, न्यूयॉर्क में ही इनकी पोस्टिंग वहीं रहते हैं। इत्तेफाक से ये मौजूद थे इंडिया में। इन लोगों से बात करा तो इन्होंने सब ने कहा कि आप एक कैरियर रेवेन्यू करके करो और सबको बुलाओ। एक हम लोगों ने प्रोग्राम करा जिसमें हम लोगों ने 500 बच्चों को बुलाया। ये लोग आए और इनके सामने प्रेजेंटेशन हुआ, करीब 3-4 घंटे का प्रोग्राम रहा, और बाद में हम लोगों ने फीडबैक फॉर्म भी लिए। अच्छा। तो फीडबैक फॉर्म में 2 तरह के रिव्यूज़ आए जी। नेगेटिव तो एक भी नहीं था। मतलब 50% ज़्यादा लोगों को तो बहुत पसंद आया और बहुत इन्फॉर्मेटिव, बहुत अच्छा लगा। 40% लोगों ने कहा कि सर बहुत हाई एंड की चीज़ हो गई, AI की बात हो गई, मेरे समझ में नहीं आया। तो मुझे फिर लगा कि अब हम लोग को थोड़ा सा नीचे से शुरू करना चाहिए और अपने जो ऑडियंस उसको भी कई कैटेगराइज कर दें हम लोग, कि जो थोड़ा सा
ऐसी चाह रहे हैं बेसिक लेवल का उनके अलग कर दिया जाए, हायर का अलग कर दिया जाए। तो वो धीरे धीरे हम लोग रिफॉर्म करते रहेंगे, चीज़ें ग्रोथ होती रहेंगी, करते रहेंगे उसको आगे। तो ये भी एक पार्ट है उसका। अवेयरनेस फैलाना भी एक बहुत बड़ा पार्ट है। लोगों को पता होना चाहिए कि क्या क्या वो कर सकते हैं। सिर्फ ग्रेजुएशन करना या सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर ही नहीं है, ऐसे और हज़ारों लाखों अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो उनका वेट कर रही हैं। तो सर इस सेमिनार का जो सब्जेक्ट आपने चुना वो बड़ा इंटरेस्टिंग था, करियर एवेन्यूज फ्रॉम 2025 टू 2050। ये मन में आइडिया कहाँ से आया? देखिए, पिछले कुछ सालों में, 3-4 सालों में, पहले पढ़ने का शौक तो पहले भी रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर नहीं पढ़ाई करी, मतलब स्टडीज़ के बाद। पिछले कुछ सालों में जब ये सब शुरू किया तो मुझे लगा कि पता करना चाहिए कि ये सब प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हो रही है। आखिर हम 75 साल बाद भी क्यों आज भी गरीब हैं, क्यों भी प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है। तो अलग अलग राइटर्स की अलग अलग सब्जेक्ट में बुक्स पढ़ी बहुत सारी। एक लाइब्रेरी का भी ऑफिस आएगी, मैं दिखाऊंगा। अच्छा। एक लाइब्रेरी भी तैयार कर ली मेरी, अब तो लगभग मुझे लगता है 200-250 बुक्स तो हो गई होंगी। अच्छा। बहुत सारी पढ़ नहीं पाया, लेकिन जो अच्छी मिलती लेता जा रहा हूँ, पढ़ता रहूँगा धीरे धीरे। तो बहरहाल इनको पढ़ के कुछ कंक्लूजन्स बने, जैसे कि इंडिया, देखिए आपको ही पता ही होगा, इंडिया एक डेमोग्राफिक डिविडेंड वाली पोजीशन पे है। यानी हमारी डिपेंडेंट पॉपुलेशन, बच्चे या बुज़ुर्ग जो हैं वो आज भी कम है, और यूथ पॉपुलेशन 65% के आसपास है, लगभग 20 से 35 साल या 24 से 35 साल की रेंज कहिए आप। यानी हर एक यूथ को प्रोडक्टिव होना चाहिए, कुछ ना कुछ वो अर्न करे, क्योंकि जब वो अर्न करेगा तभी वो खर्च करेगा, और खर्च करेगा तभी जीडीपी ग्रोथ होगी, तभी डिमांड क्रिएट होगी। और जब जीडीपी ग्रोथ होगी तो वो घूम फिर के कहीं ना कहीं हमारी कंट्री की इनकम को बढ़ाएगी, और वो बढ़ेगा तो हम बढ़ेंगे। सब आपस में जुड़े हुए हैं। कंट्री बढ़ेगा तो हम बढ़ेंगे, हम बढ़ेगा तो कंट्री बढ़ेंगे। बात तो सही है। तो अब जैसे आपके बैकग्राउंड में बहुत सारे बच्चे आ रहे होंगे, यूथ हैं, बट मुझे लगता है कि देश की सेवा करने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आप बॉर्डर पे जाके गोली मारे दुश्मन को, वो भी एक है, बट वो आखिरी नहीं है। करेक्ट। वो भी एक सबसे पहला है, बट वो आखिरी नहीं है। अगर हम किसी वजह से वो नहीं कर सकते तो हम अगर जहाँ भी हैं, जिस पोजीशन में भी, हम खाली अपने को काबिल बना के अर्निंग शुरू करें, एक नंबर तरीके से, पॉजिटिव तरीके से अर्न करें, लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशन में रहते हुए, और उस पैसे को हम जेन्युइन तरीके से अगर खर्च करेंगे तो वही देश के लिए बड़ी बात है। आप अपने परिवार को खाली उनके लाइफस्टाइल ऊपर करिए, अपने सोसाइटी मोहल्ले में जो कुछ कर सकते हो करिए, इतना करिए, वही देश सेवा है। तो इस सिलसिले को जब देखा गया तो ये महसूस हुआ देश सेवा करने का बड़ा सिंपल तरीका आपने बता दिया। हाँ, बस खुद को डेवलप कर लिए, वही देश सेवा हो जाएगी। क्योंकि हमारे देश को ऐसे ही सेवकों की ज़रूरत है। ये जो 65% पॉपुलेशन है, अगर ये अर्न करने लगे अच्छी इनकम, तो हमारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएंगी सारी। इतनी कंपनीज खुल जाएंगी प्रोडक्ट बनाने के लिए कि बायर इतने ज़्यादा होंगे, तो ये जो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम और बहुत सारे हम लोग रोना रोते रहते हैं बैठ के, सब खत्म हो जाएगा। ये प्रॉब्लम इसीलिए है क्योंकि हम अपने यूथ को 100% अभी रोज़गार नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन वो प्रॉब्लम सिर्फ सरकार की नहीं है। आप इमेजिन करिए कि आपके घर में अगर कोई जॉब करने वाला हो, आपको ज़रूरत हो, कितने ड्राइवर रखेंगे आप? 1, 2, 5, 4, 10। अगर आपने 100 ड्राइवर रख लिए तो आप ही की इनकम खत्म हो जाएगी। करेक्ट सर। तो कहीं ना कहीं हमें खुद ड्राइवर बनना पड़ेगा जाके। तो उससे बेटर है कि हम सरकार पे क्यों डिपेंड रहेंगे, सरकार सबको नौकरी दे। अगर सरकार सबको नौकरी देगी तो सरकार कहाँ से पैसे लाएगी? सड़क कैसे बनेगी, एजुकेशन कैसे आएगी, हेल्थ पे कैसे काम होगा? जी, बात सही है। ये बात तो कही जाती है कि 140 करोड़ के देश में सिर्फ सरकारी नौकरियों की संख्या देखें तो 3.5 करोड़ के आसपास 3 से 4 करोड़ के बीच में है। सबको तो सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती, नहीं मिल सकती, पॉसिबल भी नहीं है वो। तो ये उम्मीद लगाना तो मुझे लगता है सरासर बेवकूफ़ी है कि सरकार नौकरी दे। और कहीं ना कहीं ये वो लोग जो चाहते हैं कि लोग इसी में उलझे रहें बुनियादी चीज़ों में और कभी भी डेवलपमेंट तक ना जाएं, वो यही सब उछालते रहते हैं बैठ के। तो इतने लोग जो सरकारी नौकरियों के पीछे भाग रहे हैं, जो देश का एक बहुत बड़ा युवा वर्ग है जो उसकी तैयारी में लगा हुआ है, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं कि सरकारी नौकरी की तैयारी बंद कर दें और कुछ और करें, तो क्या करें फिर? देखिए, सरकारी नौकरी की तैयारी बंद ना करिए। तैयारी कहते हैं ना, मेहनत कहीं बेकार नहीं जाती। मैंने जैसे पहले भी कहा था अभी आपसे कि तैयारी आप करेंगे सरकारी नौकरी की तो आपको नौकरी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ये तो चांस की बात है और मिल भी जानी चाहिए आपको। लेकिन अगर आपको नौकरी नहीं मिली तो कम से कम आप समाज के अपर लेयर में आएंगे, आप एजुकेशन वाली उस लेयर में आएंगे जो दुनिया को अलग तरीके से देखती है, जिसको पता है सच्चाई क्या है, जो आपको बचपन से गुट्टी पिलाई गई है, कौन अच्छा है कौन ख़राब है। कहीं आप देखेंगे कि अरे ये सब तो गलत है, तो कुछ और था, मैं तो अभी तो कुछ और समझ रहा था। तो आप दुनिया को अलग चश्मे से देखेंगे, पहला। दूसरा, आपकी काबिलियत जो डेवलप हुई उस तैयारी के दौरान, आप रिसर्च करिए कि उस काबिलियत को आप कहाँ बेटर यूज़ कर सकते हैं। आप बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, बिज़नेस की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया के अंदर है। इंडिया 140 करोड़ का बाज़ार है, 140 करोड़ लोगों का मार्केट है ये। ऐसे मार्केट कहाँ हैं पूरे वर्ल्ड में? पूरा दुनिया परेशान है कि इंडिया में चलो माल बेचना है। मुझे कई बार लगता है, पता नहीं गलत है कि सही है, आप देखिएगा कि मुझे लगता है कि जो
ग्लोबलाइजेशन का दौर आया, वो थोड़ा सा हमारे यहाँ लेट शुरू हुआ किसी वजह से, जो भी रीज़न है मुझे नहीं पता उसमें। जी सर। लेकिन अगर वो समय से शायद और पहले होता तो आज हमारी पोजीशन कुछ और होती। जैसे चाइना ने अपने मार्केट को 1978 में ओपन कर लिया, हमने 1991 में ओपन किया, तो वो 15-20 साल का 12-15 साल का जो गैप रहा वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा नुकसान दे गया हमको। लेकिन आज भी हमारी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के कानून है, IPR है, अगर कोई इसको आपका वीडियो सुने जिसको इस तरह की ज़रूरत हो तो वो ये महसूस करेगा कि चाइना को कहते हैं ना कॉपी कैट है, क्योंकि उनके IPR कमज़ोर है, कोई भी कुछ भी कॉपी कर लेगा। लेकिन इंडिया में आप नहीं कर सकते, सिर्फ एजुकेशन और कुछ चीज़ों को छोड़ के आप नहीं कर सकते। तो इसकी वजह से इंडिया में बहुत FDI आना चाहिए, बहुत इन्वेस्टमेंट आना चाहिए। इंडिया में लैंड है, इंडिया में सस्ती लेबर है, इंडिया में सारी फैसिलिटीज़ हैं, सेफ़ है इंडिया। बट जो कुछ कमियां हैं जैसे स्किल डेवलपमेंट का ना होना या और छोटे मोटे क्षेत्रीय मुद्दे और इस तरह की चीज़ें, उस पर सरकार भी काम कर रही है। लेकिन हम सबको एक बेटर सिटीज़न बनने की ज़रूरत है। एक आम इंसान अगर अच्छा नागरिक बन जाएगा तो ये प्रॉब्लम तो आधी ख़त्म वैसे ही हो जाएगी पब्लिक के लेवल से, थोड़ी सरकार निपटा देगी, बस ख़त्म। उसके बाद तो आप स्किल, आपके पास लेबर भी हो जाएगी, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार बना ही रही है, तमाम हाईवेज़ यूपी के अंदर ही देख लीजिए आप, कितने सारे स्टेट हाईवेज़, एक्सप्रेसवेज़ बनता ही जा रहा है। मुझे याद है पहले, आज से 8-10 साल पहले बलिया जाने के लिए मुझे 10-12 घंटे का टाइम लगता था और सोचना पड़ता था जाएँ कि ना जाएँ। अभी बलिया जाने के लिए 4 घंटा, लखनऊ से बैठिए 3.5 से 4 घंटे में आप बलिया जी। तो कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है कि अब बिज़नेस को क्या चाहिए, अब बिज़नेस को मुझे लगता है कि यूथ की ज़रूरत है, हमारे पास हैं भी यूथ, बस उसको स्किल्ड होने की ज़रूरत है। स्किल डेवलपमेंट में सरकार काम कर रही है और बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों अमर फाउंडेशन पीछे रहे, हम भी करेंगे। तो हमने कंप्यूटर एजुकेशन और बहुत सारी चीज़ शुरू करी, उसी का एक पार्ट है जिसमें इनको सारे यूथ्स को पता होना चाहिए कि इनके पास क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं नेक्स्ट 25 ईयर्स में। सर, ये जो करियर सेमिनार अभी आपने कराया, इसका आउटकम क्या है, मतलब इससे और क्या लर्निंग्स और क्या फाइंडिंग्स मिली, जो स्पीकर्स ने बोला, कुछ बातें आप हमारे दर्शकों को भी बताइए। देखिए, लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर संजय मेधावी साहब हैं, इन्होंने पहली लाइन तो ये बोली कि AI की वजह से 2.5 बिलियन जॉब जाने वाली हैं। अच्छा। मैं भी बहुत सरप्राइज़ हुआ, अरे ये क्या हो गया। तो फिर लेकिन सेकंड लाइन बहुत ही इनकी जो थी होप दिलाने वाली थी। सेकंड लाइन में डॉक्टर साहब ने कहा कि 5 बिलियन न्यू जॉब्स, न्यू टाइप की जॉब्स आने वाली हैं। AI कुछ जॉब्स तो खा जाएगा लेकिन नई जॉब्स क्रिएट नहीं, और डबल हो गया, लेकिन 2.5 के बदले 5 आ रहा है, यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा है जॉब्स। और तो अब हमको क्या ज़रूरत है, हमारे यूथ को ज़रूरत है उस तरह की स्किल, उस तरह की कैपेसिटीज़ को खुद में डेवलप करने की, ताकि हम उन आने वाली जॉब्स का वेलकम कर सकें और उसमें अपनी जगह बना सकें। जैसे 1990s की शुरुआत में जब कंप्यूटर की एंट्री हो रही थी तो डर दिखाया जाता था कि कंप्यूटर सबकी नौकरियां खा जाएगा। हाँ। लेकिन हुआ उसका उल्टा हुआ जी। देखिए, ये सब तो मिथ आते रहते हैं। अभी आपको याद होगा जब 1999 चल रहा, तो 2000 आने वाला था, तो Y2K चल रहा था कि वो 000 कंप्यूटर्स बंद हो जाएंगे और नौकरियां चली जाएंगी। तो ये सब आता रहता है। ह्यूमंस का सीधा सा जो मैंने देखा है कि एक कह लीजिए ग्रोथ चार्ट है, वो हमेशा अप ही जा रहा है। तो अप ही जाना है, इसलिए कोई नाउम्मीद होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी आएगा बेटरमेंट के लिए ही आएगा, कोई भी चीज़ डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं आएगी। तो ऐसी प्रोफेसर मिश्रा साहब ने ये कहा कि 14 टाइप के नए ऑप्शंस और हैं अवेलेबल इस समय, उसमें ज़्यादा ग्रोथ आने वाली है ड्यू टू AI की चेंजिंग की वजह से। तो उन्होंने कहा ये फ्यूचर प्रूफ ऑप्शंस हैं आपके। अच्छा। अगर आप इसको करेंगे, इस पे तैयारी करेंगे, मेहनत करेंगे, हार्डवर्क करेंगे, तो आपकी जॉब सिक्योर होने के चांसेस और ज़्यादा हाई, अगले 25 सालों तक आपकी जॉब सिक्योर रहेगी, फ्यूचर प्रूफ रहेगा आपका। इसके अलावा हमारे मिसम साहब आए थे न्यूयॉर्क से, उन्होंने ये बात रखी कि आज के ज़माने में AI आ रहा है। तो अभी AI के थ्रू क्या है कि आप सोशल मीडिया पे किसी एक टाइप का वीडियो देखते हैं तो वही दिखाने लगता है आपको। तो उन्होंने कहा कि आप उसका पॉजिटिव यूज़ करिए, आप जॉब ढूंढिए उसके ऊपर अपने लिए, अपने जो कैपेबिलिटीज़ हैं, तो आपको धीरे धीरे करके वही जॉब्स मिलना शुरू हो जाएंगी जो आपके लिए भरी पड़ी हैं। तो ये भी उन्होंने अच्छा ऑप्शन दिया कि आप उस पर जॉब सर्च करिए, उसको यूज़ करिए आप जॉब ग्रोथ के लिए। कैसे आप उससे जॉब सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे टूल्स होता है, मेरे फेसबुक पे हैं, आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी है। डॉक्टर कामिल रिजवी साहब ने कहा कि कोई भी रिवॉल्यूशन जो आया है हिस्ट्री में, आप ले लीजिए फर्स्ट इंडियन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ये 1650 के आसपास समथिंग शुरू हुआ था। टेक्नोलॉजी के बिना नहीं हो सकता था। सेकंड में टेक्नोलॉजी आई तो रिवॉल्यूशन हुआ, थर्ड में वही हुआ, चिप्स बनी। अभी फोर्थ की तरफ हम लोग जा रहे हैं, AI। पहले आपको बहुत पहले याद होगा, कुछ पहले तो शायद पता नहीं देखा कि नहीं, बड़े बड़े टीवी आते थे जी, और इतना सारा वायर होता है, पिक्चर ट्यूब इतनी बड़ी। अब वो चिप आया थर्ड में तो पता चला छोटा सा हो गया, नीचे टीवी एकदम पतला सा हो गया। अब फोर्थ आ रहा है AI, और बेटरमेंट एडवांस चीज़ें होने जा रही हैं। अब फोर्थ रिवॉल्यूशन में हमको जनरेशन चाहिए
4.0 की। अगर वो जनरेशन हम तैयार करेंगे तो एआई से आगे हम निकल जाएंगे और एआई को हमारे लिए काम करना पड़ेगा। एआई कोई हवा नहीं है, आज की रोज़मर्रा की चीज़ों में तमाम जगह पे एआई के टूल्स आ गए हैं, फेसबुक व्हाट्सएप सब जगह एआई आ रहा है। जी हाँ, आजकल हमारा स्मार्टफोन भी मतलब एआई इंटीग्रेटेड है, बहुत सारी जगहों पे ऑलरेडी एआई तो चल ही रहा है, काम तो कर रहा है जी। और उसको जो लोग यूज़ कर रहे हैं वो महसूस कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में बहुत बड़ा उससे उनका टाइम गैप हो गया है, टाइम सेव होना शुरू हो गया उनके अंदर जी। तो अच्छी चीज़ है और उम्मीद है कि लोगों को आगे काफ़ी फ़ायदा होगा इससे। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई आपने कि आपने ये जो सेमिनार कराया इसकी फाइंडिंग्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जी जी। ये बात बताई जा रही है, आप जिसने जैसा बताया कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में हम लोग कदम रख रहे हैं और उसके लिए हम लोगों को फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत है और ऐसी वर्कफोर्स तैयार करने की ज़रूरत है जो कि फ्यूचर प्रूफ हो और ऐसी टेक्नोलॉजीज से अवेयर हो। तो मतलब आने वाले समय में ऐसी ही टेक्नोलॉजीज़ में करियर बनाने की ज़रूरत है युवाओं को। ठीक है, तो क्या इन टेक्नोलॉजीज से भी आप लोगों को ट्रेन कराएंगे? इसकी ट्रेनिंग का भी कोई विचार आपके मन में आ रहा है? कोई इनिशिएटिव लेने वाले हैं क्या इसके लिए? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है। जो सेमिनार हुआ इसके बेसिस पे हम लोगों ने एक मतलब अपनी इंटरनल मीटिंग में ये डिसाइड किया है कि हम लोग आने वाले 25 सालों में इस जो हिस्ट्री मेकिंग पीरियड चल रहा है, नया एआई आ रहा है, इंडिया आगे जा रहा है, उसमें अंबर फाउंडेशन का भी एक रोल हो छोटा सा। तो हम लोगों ने प्लान किया है कि अगले 25 सालों में कम से कम हम लोग डिफरेंट फील्ड्स में एट लीस्ट 1 मिलियन यूथ को ट्रेन कर पाएँ। 10 लाख लोगों को। 10 लाख लोगों को, ऐसी हमारी कोशिश है, क्योंकि हम लोगों ने पिछले कुछ सालों में कई हज़ार लोगों की अलग अलग तरीक़ों से सपोर्ट पहुंचाया उनको। तो हमको लगता है कि हमारी जो टीम है, हमारे जो लोग हैं, जो हमारा टीम का विज़न है, हम लोग कर सकते हैं। इस सेमिनार को कराने के बाद हम लोगों ने एक मिशन बनाया है कि जिस हिसाब से हमारे प्रोफेसर स्वाय उन्होंने बात रखी तो हमको लगा कि आने वाला हिंदुस्तान जो बदलने वाला है उसमें हमारा भी कुछ रोल छोटा मोटा होना चाहिए। तो हम लोगों ने एक मिशन बनाया है कि हम लोग 1 मिलियन लोगों को कम से कम अंबर फाउंडेशन अगले 25 सालों में हम स्किल्ड उनकी अपग्रेड कर सकें, उनको डेवलप कर सकें, उनका सपोर्ट कर सकें। 10 लाख लोगों तक आप स्किल ट्रेनिंग पहुंचाएंगे? कोशिश हमारी और है वो भी फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टेक्नोलॉजीज के साथ। बिल्कुल, पूरी कोशिश रहेगी हमारी और अभी हम लोग उसका कुछ रोड मैप तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। और आने वाले सालों में नंबर्स धीरे धीरे बढ़ेंगे, आपको मालूम होता रहेगा। तो अब ये कोशिश हमारी है, बाकी ऊपर वाले के हाथ में है। नहीं, बिल्कुल, आपने कोशिश शुरू की है, ज़रूर ऊपर वाला आपके इस इनिशिएटिव को पूरा कराएगा। अब्बास साहब, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आप बहुत ही नेक दिल इंसान हैं, बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं। एक क्वेश्चन आखिरी में मैं ये चलते चलते आपसे पूछना चाहूँगा कि लोग अक्सर पूछते हैं कि आपके जो चेहरे की नूर है, ये जो आपका शाइनी ग्लोई चेहरा है, इसके पीछे का क्या राज है? ये जो आप लोगों की मदद करते हैं, इसका कुछ प्रभाव है क्या? इसका पहला तो राज ये है कि ये मेरी स्किन ऑयली है। पहला तो ये है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बस आप देखिए, मेरा तो मानना है कि पॉजिटिव होता है। बहुत सी प्रॉब्लम सबके सामने आती है, मेरे सामने भी आती रहती हैं। लेकिन जब मैंने देखा कि ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो फिर जब लगता है ना कि सोल्यूशन नहीं दिख रहा है सामने, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, कुछ भी कर लो अब ख़त्म, दुनिया ख़त्म, सब ऐसा कई बार आता है, सबके सामने आता होगा, अब कोई रास्ता नहीं है, तो फिर मैं सोचता हूँ कि अब ये मेरे पाले वाला जितना गेंद का काम था मैंने कर लिया, अब मैं गेंद दे देता हूँ उसकी तरफ। अब आपने प्रॉब्लम भेजी है, सोल्यूशन आप भेजो। और मुझे लगता है कि अगले कुछ घंटों या कुछ दिन या एक ओवरनाइट के बाद ही वो सॉल्यूशन रखता है। ये तो मेरे सामने ही था, दिखा क्यों नहीं अभी तक? ये तो ऐसे इतना आसान था। तो अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। आप भगवान बोलें, अल्लाह बोलें, गॉड बोलें, कुछ भी बोलें, गुरु बोलें, आप उसके सामने सरेंडर करते रहिए और ये मान के चलिए कि आपकी हैसियत इस पूरे अर्थ पे या इस पूरे यूनिवर्स में कुछ भी नहीं है, एक डॉट के बराबर भी नहीं है। तो कोई मतलब नहीं है कि हम लोग अपने ऊपर गुरूर करें, घमंड करें, कि बहुत सीरियस ले अपने आप को। हाँ, बस सरेंडर करिए, अपना हार्ड एफर्ट करिए, जो कर सकते हो, जो बेस्ट आप कर सकते हो। बाकी रिजल्ट आना ना आना ऊपर वाले के हाथ में है। और मैंने महसूस किया है कि अगर किसी भी दिशा में पॉजिटिव एफर्ट किया जाएगा तो रिजल्ट भी पॉजिटिव ही आएगा। टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन आएगा ज़रूर। धन्यवाद अब्बास साहब, आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा, आपके इन इनिशिएटिव्स के बारे में जान करके बहुत अच्छा लगा। और हम उम्मीद करेंगे कि आप ये जो अपना छोटा सा कंट्रीब्यूशन आप बताते हैं, हालांकि इतना छोटा तो है नहीं, लेकिन देश के लिए आप अपने ऐसे ही कंट्रीब्यूशंस देते रहेंगे और भी हमारे जो तमाम सारे दर्शक हैं वो आपसे जुड़ते रहेंगे। हम भी आपके साथ में मिलकर कुछ अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहेंगे और दर्शकों से अपील करेंगे कि वो भी अगर देश के लिए, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो अंबर फाउंडेशन के साथ जुड़े और देखते रहिए हमारा ये पॉडकास्ट का सीरीज़। फिर किसी और दिन किसी और मेहमान के साथ मिलेंगे। नमस्कार।